नमस्कार। आरजेएस की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी विषय पर आज बात करेंगे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। आज हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फ्रेमवर्क मतलब कि इसके प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे की बुनियाद को समझेंगे। ये वो ढांचा है जिसे समझे बिना इस एक्ट को समझना लगभग नामुमकिन है। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम इस पूरे सिस्टम की नींव को समझेंगे। फिर सबसे ऊंची संस्था यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बात करेंगे, उसकी ताकत और दायरे को जानेंगे। उसके बाद अधिकारियों की पूरी हायरार्की देखेंगे और एक बहुत ही जरूरी फर्क समझेंगे, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल कंट्रोल के बीच। आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी है उसे फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को ही पकड़ते हैं। आखिर राजस्थान जैसे इतने बड़े राज्य में लैंड रेवेन्यू से जुड़े मामलों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, बात सीधी है। लाखों मामले, अलग अलग तरह के विवाद, इनको संभालने के लिए एक मजबूत और क्लियर कट सिस्टम तो चाहिए ही। बस ये अधिनियम वही सिस्टम बनाता है, एकदम साफ चेन ऑफ कमांड और हर ऑफिसर के लिए एक तय भूमिका, ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, जो असल में इस पूरे रेवेन्यू जुडिशियल सिस्टम की नींव है। और उस सवाल का जवाब है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी राजस्व मंडल। तो चलिए अब इसी सबसे महत्वपूर्ण संस्था को करीब से देखते हैं कि ये बनता कैसे है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेक्शन 4 को देखिए। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है इसका लचीलापन। ये कहता है कि एक चेयरमैन होगा और कम से कम 3 लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 दूसरे मेंबर्स होंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए जरूरी है ताकि काम के बोझ के हिसाब से बोर्ड का साइज एडजस्ट किया जा सके। और अब आती है असली बात, सेक्शन 8। ये सेक्शन बिल्कुल साफ शब्दों में कह देता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान में रेवेन्यू मामलों के लिए अपील, रिवीजन और रेफरेंस का हाईएस्ट कोर्ट होगा। मतलब ये रेवेन्यू सिस्टम का सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं। अच्छा, ये तो तय हो गया कि बोर्ड सबसे ऊपर है, पर सवाल ये है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल असल में करता कैसे है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो सेक्शन 9 को आप बोर्ड का मास्टर कंट्रोल कह सकते हैं। ये सेक्शन बोर्ड को पूरे राज्य के सभी रेवेन्यू कोर्ट्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स पर जनरल सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल की पावर देता है। मतलब सब के सब बोर्ड के अधीन है, जिससे पूरे सिस्टम में डिसिप्लिन बना रहता है। सेक्शन 10 इसके काम करने का तरीका बताता है। देखिए, केस की सुनवाई एक सिंगल मेंबर भी कर सकता है ताकि मामले जल्दी निपटें, या फिर 2 या उससे ज्यादा मेंबर्स की एक बेंच भी सुनवाई कर सकती है। और हाँ, अगर कोई सिंगल मेंबर के फैसले से खुश नहीं है तो उसे एक बड़ी बेंच के सामने स्पेशल अपील करने का भी अधिकार है। अब जब हमने सबसे ऊंची बॉडी को समझ लिया है, तो चलिए अब उस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव रीढ़ की हड्डी को देखते हैं जिसके सहारे ये सिस्टम खड़ा है। और ये हायरार्की दी गई है सेक्शन 24 में। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सबसे ऊपर डिवीजन लेवल पर बैठते हैं कमिश्नर, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं कलेक्टर, फिर कलेक्टर के नीचे सब डिवीजन में एसडीओ, और आखिर में तहसील लेवल पर आते हैं तहसीलदार। मतलब कमिश्नर के नीचे डिवीजन के सारे अधिकारी, कलेक्टर के नीचे जिले के सारे अधिकारी। ये एक सीधी और साफ चेन ऑफ कमांड है। हर किसी का अपना अधिकार क्षेत्र और जवाबदेही तय है। अब हम इस एक्ट के सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं, जहां से आरजेएस मेंस में सवाल बनना लगभग तय है। बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का बंटवारा। एक्ट खुद बताता है कि जुडिशियल मैटर क्या होता है। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी कार्यवाही जिसमें किसी रेवेन्यू कोर्ट या ऑफिसर को पार्टियों के राइट्स और लायबिलिटीज तय करनी हो, वो एक जुडिशियल मैटर है। तो सेक्शन 23 का सार बस इतना सा है, शक्तियों का साफ बंटवारा। जितने भी जुडिशियल मैटर्स हैं, मतलब कोर्ट वाले काम और सेटलमेंट से जुड़े मामले हैं, उन पर कंट्रोल होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। और जितने भी नॉन जुडिशियल मैटर्स हैं, मतलब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी वाले काम, उन पर कंट्रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट का। ये बाइफर्केशन बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये चार्ट आपकी क्विक रिवीजन के लिए रामबाण है। इन सेक्शंस को रट लीजिए। सेक्शन 4 में बोर्ड का कॉम्पोजिशन, सेक्शन 8 में बोर्ड की सुप्रीम पावर, सेक्शन 23 में जुडिशियल और नॉन जुडिशियल कंट्रोल का फर्क, और सेक्शन 24 में हायरार्की
ये प्री और मेंस दोनों के लिए वीवीआईपी हैं। और अंत में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि सेक्शन 23 में जो शक्तियों का बंटवारा है वो कैसे एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाता है और दूसरी तरफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बनाए रखता है। इसे समझना सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस को समझने के लिए भी जरूरी है।